नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के गढ़वाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को नई ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 28 अक्टूबर को ट्रेन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पहली ट्रेन का उद्घाटन शुक्रवार को होना था, लेकिन अब यह उद्घाटन आज किया जाएगा। रेल मंत्री दिल्ली से ऑनलाइन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। रामनगर में निर्माणाधीन वेलनेस रिसोर्ट के अतिक्रमण को शुक्रवार को प्रशासन ने तोड़ दिया है। रिसोर्ट क्यारी में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा भ्रमण के दौरान प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन ने उसे तोड़ने की कार्रवाई की है और अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। उद्यान विभाग में हुए करीब 600 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच होनी है। हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है और बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच के आदेश में बीजेपी विधायक का भी नाम है। रानीखेत के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का जिक्र सीबीआई जांच ऑर्डर में है। विधायक के भाई सतीश नैनवाल को भी पौधे मिले। हाईकोर्ट के ऑर्डर में 2402 पौधों का जिक्र है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग में सेब के पौधों में भी घपला हुआ है। रानीखेत के चौबटिया में उद्यान विभाग का निदेशालय है। राजस्व की और फॉरेस्ट की बहुत बड़ी जमीन, मैं कह रहा हूँ ना, 25 से 30 नाली नाप है और 10 गुना जमीन को जो है कब्जे में ले गया है। राजस्व की जमीन है। डीएम एक शब्द नहीं बोलती। किसका असर, आखिर किसका क्षय है या किसका संरक्षण ऐसे सफेदपोश नेताओं को है। और हाईकोर्ट ने बाकायदा नाम ले लिया कि फलाने विधायक जी ने ये दिया, उनके भाई की ज़मीन नहीं है, इतनी ज़मीन नहीं है कि जितनी रूट्स दे दी। तो ये सारी चीज़ें शर्मनाक है और बीजेपी को मेरे ख्याल से कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और लेकिन सीबीआई कितने मजबूती से काम कर पाएगी कोर्ट के निर्देश के बाद भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और नाम बीजेपी के लोगों का, बीजेपी की सरकार के बड़े नेताओं के नाम इसमें हैं। तो देखते हैं सीबीआई कितनी मजबूती से इसमें काम कर पाती है। देखिए, मैंने ना सीबीआई जांच के तहत जो भी दोषी पाए जाएंगे, पार्टियों ने दोषी को बचाने काम नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति जब निश्चित रूप से सामने आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी मैं इतना कह सकता हूँ, मेरी अभी प्रमोद जी से इस संदर्भ में वार्ता हुई है। उनका कहना है कि आम विधायक की तरह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन पर हमने सेब लगाए हैं, सेब के पौधे अच्छे हुए हैं। इस नाते मैंने एक पत्र जो संबंधित इकाई है उसको लिख के दिया है। लेकिन सीबीआई जांच में अगर कोई भी दोषी इस रूप में पाया जाता है तो हम दोषियों को बख्शने वाले नहीं। न्यूज 18 की खबर के बाद रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने फोन पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन सरकार की स्कीम है जिसके तहत उनके भाई सतीश नैनवाल ने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कि एक किसान है। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन की तारीफ में लिखा। ऐसी ही तारीफ उन्होंने भी की, लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश के साथ ही कांग्रेस ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के इस्तीफे की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने कथित फर्जी पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र खुद उद्यान विभाग को दिया था और यशपाल का आरोप है कि इस घोटाले में बावेजा के साथ बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर आ रही है जहां पर आज कांग्रेस उद्यान घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 बजे पुतला दहन कर विरोध जताएगी। कृषि मंत्री विधायक प्रमोद नैनवाल के इस्तीफे की मांग की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज सभी जिलों में उत्तराखंड में प्रदर्शन करेगी। दो महीने में दो बड़े घोटालों की सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कॉर्बेट सफारी और उद्यान विभाग का घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो जवाब में बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा।
उद्यान विभाग में पौधों के नाम पर पैसों की बंदरबाट कैसे हुई और कॉर्बेट में पाखरो प्रोजेक्ट में कितना करप्शन हुआ, इन दो मामलों में जांच से अब हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने दोनों घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कॉर्बेट की जांच शुरू हो चुकी है तो उद्यान विभाग में सीबीआई जांच जल्द शुरू होगी। उद्यान विभाग में घोटाला पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा के कार्यकाल का है। आरोप है कि सेब और कीवी के पौध के नाम पर 600 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ। ऐसे में सीबीआई जांच के शिकंजे में बावेजा समेत कई दूसरे अफसर भी आ सकते हैं। कॉर्बेट के बाद उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच से कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस जहां शनिवार को पूरे प्रदेश में कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी के पुतले फूंकेगी तो साथ ही मंत्री के इस्तीफे की मांग भी करेगी। वहीं जांच झेल रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह ने सरकार, चीफ सेक्रेटरी और जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया है। उस समय हरक सिंह रावत भाजपा सरकार का मंत्री था और मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय मुख्यमंत्री क्या देख रहे थे, चीफ सेक्रेटरी क्या देख रहा था? वो गणेश जोशी भी भाजपा सरकार के मंत्री पे आरोप लगा और फॉरेस्ट विभाग में या श्रम विभाग में जो गड़बड़ियां हुई वो भी भाजपा सरकार के शासनकाल में हुई। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है प्रदेश में। कॉर्बेट और उद्यान में कितना घपला हुआ ये सब सीबीआई जांच में साफ होगा, पर हाईकोर्ट से एक के बाद एक सीबीआई जांच ऑर्डर होने से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गई है। वहीं रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम जांच में आने से पार्टी असहज हुई है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे करप्शन के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट के मुताबिक दोनों मामलों में दोषी चाहे मंत्री, विधायक, अफसर कोई भी हो, कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो निर्दोष होगा उसको सजा मिलेगी। हम इसके पक्षधर हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड का जो एक प्रकार से मैसेज बना हुआ है कि यहाँ जो घोटाला होता है उसको दबाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, कोई घोटाला दबेगा नहीं। उत्तराखंड में साल 2017 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन पहली बार है जब वन और उद्यान विभाग के घपले इतने बड़े हो गए कि हाईकोर्ट को भी सीबीआई जांच ऑर्डर करनी पड़ी और राज्य की जांच एजेंसियां दोनों घोटालों की जांच में नाकाम रही। नतीजा ये है कि लगातार 2 सीबीआई जांच ने विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने देहरादून के अस्पताल जाकर संबंध थमाया है। हरीश रावत को स्टिंग केस में संबंध दिया गया है और 7 नवंबर को सीबीआई हेड ऑफिस में आने के लिए संबंध दिया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने दिसंबर के महीने की तारीख मांगी है। हरीश रावत ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट किया है और सीबीआई के अस्पताल आकर संबंध देने पर हैरानी जताई है। हरीश रावत ने कहा है कि जहां लोग हालचाल जानने पहुंचते हैं तो सीबीआई उन्हें संबंध देने आई है क्योंकि उनको लगता है कि देश का मुझसे खतरा है। हरीश रावत ने सीबीआई के कदम पर हैरानी जताई। कुछ साल पहले हुए स्टिंग के मामले में यह समन हरीश रावत को दिया गया है, जबकि हरीश रावत एक्सीडेंट के बाद देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती है। स्टिंग मामले में ही सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी संबंध थमाया है। 7 नवंबर को हरक सिंह रावत को वॉइस सैंपल देना होगा। दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में हरक सिंह को वॉइस सैंपल देना है। 2016 में हरीश रावत सरकार में स्टिंग हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। देखिए, आज सीबीआई का एक सब इंस्पेक्टर आया था और इंस्पेक्टर का भी फोन आया था मुझे कुछ दिन पहले। तो उन्होंने 7 नवंबर को समन भेजा है। 7 नवंबर को दिल्ली सीबीआई मुख्यालय हमको बुलाया है वॉइस सैंपल के लिए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अभी राजस्थान में चुनाव है, मेरी राजस्थान में ड्यूटी है और मैं इस समय व्यस्तता के कारण और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है इस समय और मुझे डेंगू हो रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं देखता हूं कि मेरा 7 तारीख को आना संभव है कि नहीं आना। दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर देहरादून में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने तैयारियों के सिलसिले में सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपते हुए 25 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। सबसे महत्वपूर्ण काम लोक निर्माण विभाग का है। विभाग को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी से कार्यक्रम स्थल, एफआरआई तक जाने वाली सड़कों और बड़े होटलों तक जाने वाली सड़कों को ब्लैक टॉप करने की जिम्मेदारी दी गई है। लोक निर्माण विभाग
इन दिनों युद्ध स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। तो एमडीडीए शहर की ऐसी प्रमुख 13 सड़कों, उनके चौराहों, सड़कों से लगी दीवारों के सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। के लिए हम लोग जो पूरे एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके और आईएसबीटी से लेके जितनी भी सड़कें आ रही हैं, हमारा जो वेन्यू है एफआरआई का, उस सारी सड़कें पे दुरुस्त की जा रही हैं। लगभग सब पे काम चल रहा है। जो एनएच की सड़कें उसको एनएच कर रहा है। एनएचएआई से भी हम लोग को एक बड़ा बजट सैंक्शन किया गया है, जिस पे काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी इस शहर की जो महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं, जो इम्पोर्टेंट होटल की जो सड़कें हैं, वो सब हम लोग टेकअप कर रहे हैं। जहाँ तक शहर के सौंदर्यीकरण का जिम्मा है वो भी प्राधिकरण को दिया गया है। उसमें हम लोग वॉल पेंटिंग है, जो साइनेज है उसको ठीक कर रहे हैं, पार्क हैं, अगर कहीं लैंडस्केपिंग रोड साइड में मिल रही है उसको ठीक कर रहे हैं, जो डिवाइडर हैं उसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो वो भी हमारा काम, जो 13 मुख्य सड़कें हैं उसमें हमने प्रारंभ कर दिया है। पिथौरागढ़ में नेपाली नागरिकों के धड़ल्ले से आधार कार्ड बन रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेपाली नागरिकों ने तो नेपाल के साथ की भारत की नागरिकता भी हासिल की है। झूलाघाट में दोहरी नागरिकता और नेपाली नागरिकों के आधार कार्ड बनने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। नेपाल के लोगों द्वारा गलत तरीके से भारत की नागरिकता लिए जाने के मामले फिर से सामने आने लगे हैं। भारतीय कर्मचारियों से साठगांठ कर कई नेपाली नागरिकों ने आधार कार्ड भी बनवा डाले हैं। आधार कार्ड की मदद से नेपाली नागरिक भारत में मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। नेपाल के झूलाघाट में रहने वाले तारा दत्त के परिवार के साथ 2 अन्य सदस्यों ने गलत तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं भारत और नेपाल दोनों मुल्कों की नागरिकता भी हासिल की है। मामला सामने आने पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। ये भी संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए राशन कार्ड वगैरह बना करके और गैस के सिलेंडर वगैरह प्राप्त करके नेपाल ले जाते हैं। तो ये जो भी चीज़ें संज्ञान में आई हैं उनकी जांच जो है एसडीएम पिथौरागढ़ को दी गई है। पिथौरागढ़ में लिपुलेख से पंचेश्वर तक भारत और नेपाल के बीच 174 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर बसे दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। यही वजह है कि नेपाल के नागरिक अपने देश की नागरिकता के साथ ही भारतीय नागरिक की सुविधाएं भी हासिल करना चाहते हैं। नेपालियों द्वारा भारत की नागरिकता लेने का मामला 1 दशक पहले भी चर्चाओं में था। तभी प्रशासन की सख्ती से कई लोगों की नागरिकता खत्म की गई थी। पूरे 1 दशक बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को बैक करते समय यह हादसा हुआ है। तो नेपाली आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में जमरानी बांध को भले ही केंद्रीय कैबिनेट से अब मंजूरी मिली हो, लेकिन इसकी कल्पना 70 के दशक में की गई थी, वो भी अगले 80 साल के जरूरतों के मुताबिक। गौला नदी की बहती धारा पर आने वाले कुछ सालों में विशालकाय जमरानी बांध बन जाएगा, जिसके बनने का रास्ता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार साफ कर चुकी है। खास बात यह है कि इस बांध का डिजाइन साल 2055 की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जरूरत है हल्द्वानी शहर के लिए पीने का पानी। हल्द्वानी के आसपास शहर जितने तेजी से विकसित हो रहे हैं, उसकी प्यास जमरानी का ये बांध ही बुझा सकता है। कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मेन कंपोनेंट इसमें ड्रिंकिंग वाटर का है, लेकिन सिंचाई का भी एक कंपोनेंट है, पावर का भी एक कंपोनेंट रखा गया है और 117 MLD के हिसाब से पानी इसमें उपलब्ध हो, इसके हिसाब से इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। दरअसल इस समय हल्द्वानी को रोजाना तकरीबन 81 MLD पानी की जरूरत है, जिसमें से 78 MLD पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है, जबकि साल 2022 से जरूरत 117 MLD की हो जाएगी। और पीने के पानी की यही जरूरत जमरानी बनाने का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अगर मुख्य रूप से हम बताएं तो पहला लाभ है कि इसे 1.5 लाख हेक्टेयर CCA के अंतर्गत 57,000 हेक्टेयर की एडिशनल सिंचाई मिलेगी। इसके साथ साथ हल्द्वानी शहर को
के लिए 42.7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए उपलब्ध होगा। हल्द्वानी की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ रोज नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगले कुछ सालों में हाईकोर्ट भी नैनीताल से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इस शहर का हिस्सा बनने जा रही है। ऐसे में तेजी से विकसित होते इस शहर की पानी की जरूरतें भी लगातार बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चक्राता के जौनसार बावर पहुंचे, जहां सतपाल महाराज ने महासू महाराज मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने नेटवर्क सुविधा, मोटर मार्ग और मंदिर के सौंदर्यीकरण की मांग रखी है। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। और ये विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार से जो खाटवा महासू है, इसका और भी टूरिज्म में प्रचार प्रसार होगा, पर्यटन में और भी इसको आगे बढ़ा करके लाएंगे। हमने महासू महाराज का सर्किट बनाया है, जिसमें सभी महासू महाराज के भाइयों को लेकर, उनके स्थानों को लेकर हमने चिन्हित किया है और हम चाहते हैं ये सर्किट जो और भी विशाल हो। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में चल रही गंगा बंदी से एक तरफ यात्रियों की आमद कम हो जाने से यहां पर सन्नाटा छा गया है, वहीं छोटे मोटे काम कर गुजारा करने वाले लोगों के लिए गंगा बंदी आमदनी के नए अवसर लेकर आती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार में इस समय गंगा में बीनने वालों की बाढ़ आई हुई है। दशहरा से दीपावली तक गंगा में बंदी की गई है, जिससे हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर गंगा की धारा सूख गई है। ऐसे में यहाँ हजारों की तादाद में कई लोग गंगा बीनने पहुँचे हैं। ये सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक हर की पौड़ी और उसके आसपास की गंगा में तलहटी से बीनकर कई धातुएं निकालते हैं। कई बार कुछ लोगों को कीमती आभूषण भी हाथ लग जाते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। श्रद्धालु आते मतलब गांव देहात के लोग आते हैं गंगाई ढूंढने के लिए। दशहरा गंगाई सो गई, हम ढूंढने के लिए आएंगे, हमें कुछ मिल जाएगा, दिवाली बन जाएगी हमारी। कुछ ऐसी होता है, मतलब ज्वेलर्स वगैरह मिलते हैं सर। इसमें किसी को अंगूठी मिल जाती है, किसी को चैन मिल जाती है गंगा में, किसी को मोबाइल मिल जाता है, किसी को कुछ भी मिल सकता है सर। दिवाली अच्छी बनती है सर। इन्हें सोना चांदी मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं यहाँ पे। दशहरे के दिन सोना चांदी कहाँ से आता है? वो लोग चढ़ा के जाते हैं। जैसे आप बाहर से आए होंगे ना, वो तो चढ़ा के जाते हैं, वो जो निकालते हैं। लोगों के बीच इस तरह की बातें भी आम है कि मां गंगा जब प्रवाहमान रहती है तब भी हजारों लोगों को रोजगार देती है, और जब गंगा की धारा रुक जाती है तब भी कई लोगों का पेट पलता है। ये केवल हरिद्वार के लोग नहीं है, ये बहुत दूर दूर से लोग आकर इस गंगा में खोजते हैं और सबको कुछ ना कुछ मिलता है, जिससे उनकी आजीविका चलती है। तो ये माँ का एक अनोखा स्वरूप है, और जो कि दिखाता है कि वो अपने बच्चों की चिंता किस प्रकार करती है। गंगा में पानी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा कई लोगों की आजीविका का साधन बनी हुई है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा 26 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं। इसके बाद एक बार फिर आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। वहीं रिटायरमेंट के अगले दिन यानी आज जगमोहन सिंह राणा हरिद्वार लोक सेवा आयोग के कल वो ऑफिस पहुंचे। इस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। लोक सेवा आयोग के ऑफिस से निकलते वक्त प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा से रिटायरमेंट के बाद सरकारी ऑफिस में आने की बात पूछी गई तो वे साफ साफ कुछ बोल नहीं पाए और न होने उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने की बात कही है। था कि सर कार्यकाल का सर नहीं बढ़ गया है, हम केवल मेरे पास नहीं होता, इसका शासन से होता है। नहीं सर, आपका भी शासन से आई नहीं। अच्छा, कार्यकाल वैसे खत्म हो गया ना आपका सर? ये किसने कहा? तो शासन बताएगा। चल, तो कब तक का था वैसे सर? कार्यकाल कब तक का था वैसे? मुझे पता नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं, अग्रिम उसका लिखा हुआ है। चलो, तो वैसे अभी शासन से पूछ लीजिए, शासन जैसा कहता है वैसा होता है। नहीं तो तब तक आप रहेंगे सर? आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले में पिछले 5 सालों में मतदाताओं की संख्या तेजी से घटी है। आलम यह है कि 5 सालों में 400 मतदाता घट गए हैं।
2019 लोकसभा चुनाव में 5,31,577 मतदाता थे, तो इस बार 5,31,195 मतदाता हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी लोगों से अपील की है कि वो अपने नाम मतदाता सूची में लिखवा लें, लेकिन पहाड़ से हो रहे पलायन की वजह से घट रही मतदाताओं की संख्या चिंता का विषय है। पाँच 5,31,000 हमारे वोटर्स हैं 6 विधानसभाओं में। हम देखते हैं तो हमारे जनपद में 920 पोलिंग स्टेशंस हैं और 882 हमारी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं। लगभग 5,31,000 हमारे वोटर्स हैं 6 विधानसभाओं में। हम आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर थे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से यहां पर यह मुलाकात हुई है। उपराष्ट्रपति 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर थे और 4 धाम का दर्शन किया था। इसके बाद उपराष्ट्रपति दून पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हुए डिस्चार्ज। देर रात डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं। 3 दिन जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टरों की पूर्व सीएम हरीश रावत को सलाह है, अगले 15 से 20 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। मंगलवार रात काशीपुर के नजदीक उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनको बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान तो हो गया, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले सभी पेपरों के रिजल्ट जारी करना अब भी चुनौती बना हुआ है। अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीरज बिष्ट को अल्मोड़ा परिसर के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। बागेश्वर में डेंगू का असर छोटे बच्चों पर भी दिखने लगा है। कोटद्वार के सनेह क्षेत्र के किसानों के सामने इन दिनों खेती में सिंचाई का संकट खड़ा हो चुका है। बागेश्वर की कत्यूर घाटी में बंदरों का आतंक बना हुआ है। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू नहीं होने से नाराज यूथ कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिहरी में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू करेगा शॉर्ट टर्म कोर्स। रामनगर में भारत सरकार ने एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शुरू किया है। रुड़की में लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए खरीदी गई मशीन धूल फांक रही है। उत्तरकाशी में मेरी माटी मेरा देश के तहत गंगोत्री विधायक ने जिले के सभी गांव से इकट्ठा की गई मिट्टी को हरी झंडी दिखाई। रुक रहे हैं यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।